वेलकम स्टूडेंट्स। आज से हम इनऑर्गेनिक की सीरीज़ की पहली वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में बेसिक्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर लिए जाएंगे, लेकिन बहुत ब्रीफ आइडिया मैं आपको इनिशियल एटॉमिक स्ट्रक्चर देता हूँ, जिससे कि जो 10 से 11 मूविंग स्टूडेंट्स हैं उन्हें कुछ आइडिया लग जाए। बेटर ये है कि जो 10 से 11 स्टूडेंट मूव कर रहे हैं वो एटॉमिक स्ट्रक्चर की पहली की चीज़ें, जो टॉपिक जहाँ से मैं शुरू करूँगा, मेन टॉपिक जो लिखा हुआ है ऊपर देखिए, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर, उससे पहले के सारे टॉपिक्स में आपको नाम से बताता चलूँगा, वो अपने आप तैयार करें कायदे से, तब ये वीडियो उनकी समझ में आएगी। अन्यथा ये एडवांस टाइप का ये मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर है जो बच्चों ने 10th के लेवल के बच्चे इजीली कैच नहीं कर सकते। तो यहाँ तक का जब अपनी रिफ्रेशर बुक से करें, एनसीईआरटी से नहीं समझ में आएगा, रिफ्रेशर से पढ़ें एक बार, उसके बाद में फिर ये वीडियो समझ जाएंगे तो जल्दी समझ में आएगा। लेकिन 11th से जो 12th मूविंग स्टूडेंट है उनके लिए कंफर्टेबल रहेगा, और 12th पास जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे स्टार्ट हुआ। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया सबसे पहले माइकल फैराडे को इस सेंस में लगाता है कि ईच एंड एवरी मैटर इज एसोसिएटेड विद चार्ज, इलेक्ट्रोलिसिस के एक्सपेरिमेंट के थ्रू। उसके बाद में चार्ज की डिस्कवरी किया जाए इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, और लास्ट में 1932 में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होती है। तो स्टार्टिंग होती है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले हम कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। तो कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, उससे कैथोड रेज की स्टडीज होंगी। कैथोड रेज के बारे में पता चला कि हर किसी भी एलिमेंट की गैसेस भरी हैं डिस्चार्ज ट्यूब में, तो उसके जो कैथोड रेज का E/M रेशियो है दैट वाज फाउंड टू बी फिक्स, वो वेरी नहीं करता, यानी गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करता। तो कैथोड रेज पार्टिकल्स वर कॉल्ड एज यूनिवर्सल पार्टिकल्स फॉर ईच एंड एवरी मैटर। इनको लॉरेंज ने नाम दिया था, ध्यान रहेगा इलेक्ट्रॉन नाम लॉरेंज ने नहीं दिया था, लेकिन कैथोड रेज पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन कहा था लॉरेंज ने। उससे पहले इलेक्ट्रॉन नाम इनिशियली जॉन स्टोनी दे चुके थे। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जॉन स्टोनी है, आप देखिएगा ये यहाँ पर लिखा हुआ है जॉन स्टोनी। इन्होंने 1874 में नाम दे दिया था इलेक्ट्रॉन का, लेकिन कैथोड रेज पार्टिकल्स आर मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये लॉरेंज ने कहा था। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होती है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मास, ये आप याद करिएगा, देखिएगा वहाँ से। फिर आती है 1886 से स्टार्ट करते हो एनोड रेज की डिस्कवरी, जो खत्म होती है प्रोटॉन की डिस्कवरी पर। इसको गोल्डस्टीन को क्रेडिट दिया जाता है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बहुत बाद में, यानी कि मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद भी 1932, यानी मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर मोस्टली 1927 तक कंप्लीट हो जाता है, और 1932 में जाकर के होती है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। लेकिन ज़्यादातर बुक्स में एक बहुत बड़ी ब्लंडर है, और ब्लंडर ये है कि सभी लोग, चाहे रदरफोर्ड के मॉडल की बात करें जो 1911 में आया था, चाहे बात करें आप बोर मॉडल के 1913 में आया था, इन सब में दे आर टॉकिंग अबाउट न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ऑल थ्री एलिमेंट पार्टिकल्स, जबकि न्यूट्रॉन का तो जन्म भी नहीं हुआ था। ये तो उस तरह का मजाक हो गया कि आपके बच्चे का, मैं पूछूं जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं इस टाइम पे, आपके बच्चे का नाम क्या, आप हंसेंगे, बच्चे का नाम कहाँ से आ गया, बच्चा नहीं, शादी नहीं हुई, बच्चा नहीं हो तो नाम कहाँ से आ गया। बिल्कुल वही मजाक है वो, क्या न्यूटन 1932 में पैदा हुआ और हम उसके बारे में बात कर रहे हैं 1911 1913 में। तो ये मजाक छोड़िएगा। तो हम बात कर रहे थे अभी आपसे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी होती है, और ये हमारा कवर हो जाता है आपका अर्ली 1900 सेंचुरी के आसपास, बल्कि और 1900 सेंचुरी के लेट, लास्ट 1897 में जाकर के इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होती है, और पैरेलल चलती है प्रोटॉन की डिस्कवरी। तो अब यहाँ से आता है थॉमसन का मॉडल। थॉमसन साहब ने जब देखा खाली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्कवरी हुई, तो उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। और प्लम पुडिंग मॉडल में वो इस तरह से विजुलाइज करते हैं, जरा देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ मॉडल, कि ये एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, और स्फीयर में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे एम्बेडेड हैं, धसे हुए हैं, ऐसे फंसे हुए हैं, जैसे कि रेड पल्प ऑफ वाटरमेलन, उसके अंदर क्या नाम है, उनके काले काले सीड्स हैं। या उनके यहाँ जो प्लम कहा जाता है, प्लम माने कहते हैं छोटे बेर, तो उनके यहाँ पुडिंग्स में प्लम ऐसे पड़ते हैं जैसे हमारे खीर में चिरौंजी। तो इस तरीके से प्लम पुडिंग नाम भी दिया गया है, इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। लेकिन रदरफोर्ड का जो गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट होता है, आप देखिएगा अपनी किताब से, गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट ने ये चीज़ प्रूव की थी कि बेसिकली पॉजिटिव चार्ज स्फीयर के रूप में स्प्रेड नहीं है, बल्कि एक छोटे से सेंटर पर सेंट्रलाइज्ड है, जिसका उन्होंने नाम दिया था न्यूक्लियस।
यानी टोटल पॉजिटिव, क्योंकि अल्फा पार्टिकल की जो कैरेक्टरिक एक्सपेरिमेंट हुआ था गोल्ड फॉइल से, वो इस कैरेक्टरिक एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल कुछ तो डेविएट हुए थे अपने पास से थोड़े से एंगल से, कुछ ज़्यादा एंगल से हुए थे, और मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास थ्रू विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। और एक पार्ट के मतलब आउट ऑफ 1 लाख वन पार्टिकल रिबाउंस बैक हुआ था। उससे आइडिया लगता है कि 1 लाख में से एक पार्टिकल लौटने का मतलब है कि न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज का 1 लाखवां हिस्सा है। अब पार्टिकल्स यदि रिबाउंस बैक हुआ था वो न्यूक्लियस जैसे सॉलिड पार्टिकल से रिबाउंस बैक हुआ, वो ये माना गया। और यदि टर्न हो रहे हैं पार्टिकल्स, थोड़ा सा ट्विस्ट हो रहा है अपने पास से, तो इसका मतलब न्यूक्लियस पर टोटल पॉजिटिव चार्ज है। यदि पूरे एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता तो कोई भी अल्फा पार्टिकल या अल्फा रेज बिना डेविएट हुए सीधी पार नहीं हो सकती थी। लेकिन सब जानते हैं कि इस तरीके से अल्फा रेज, जैसे कि ये न्यूक्लियस है, तो इस तरीके से अल्फा रेज स्ट्रेट निकल जाती है विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। बस कुछ डिफ्लेक्ट होंगी विद स्मॉल एंगल और कुछ डिफ्लेक्ट होंगे विद लार्जर एंगल्स, और जो इससे सीधे टकराएंगे वापस हो जाएंगे। तो यहाँ से रदरफोर्ड के मॉडल का कंक्लूजन निकलता है, जिसको नाम दिखा था प्लेनेटरी मॉडल। उन्होंने एनालाइज किया था जैसे कि प्लेनेट्स सन के अराउंड मूव कर रहे हैं रेवोल्यूशनरी मोशन में, बिल्कुल उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं सर्कुलर पाथ पर अराउंड द न्यूक्लियस। उन सर्कुलर पाथ को नाम दिया गया था ऑर्बिट का। ये रदरफोर्ड के मॉडल तक की बात होती है। और रदरफोर्ड के मॉडल को हम क्या नाम है, जो उसमें कुछ ड्रॉबैक्स बताए गए थे कि रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से एटम शुड नॉट बी स्टेबल, तो इसके लिए स्पेक्ट्रम की स्टडी करनी पड़ेगी हमें। स्पेक्ट्रम के बारे में एक बहुत ब्रीफ आइडिया। स्पेक्ट्रम हमारे यहाँ 2 तरह के कोर्स में, एक हमारा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है जैसे आपका विबग्योर। हालांकि ये टोटल कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो यूनिवर्स में है उसका एक छोटा सा पार्ट है, वो विजिबल लाइट का। लेकिन आप जानते हैं सारे कलर इस तरह से मर्ज होते हैं आपस में, आपको मुश्किल से 3 कलर बैंड दिखाई देते हैं, बाकी कलर तो दिखाई देते नहीं है। दिस इज कंटिन्यूटी ऑफ कलर्स। तो स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहलाता है इस टाइप का। और यदि हम स्टार्ट करते हैं तो कॉस्मिक रेज से लेकर के रेडियो वेव्स तक हमारी कंटिन्यूटी बनी हुई है, यानी जहाँ पर कॉस्मिक रेज खत्म होगी वहाँ पर गामा रे स्टार्ट होगी, जहाँ गामा खत्म हो जाएगी वहाँ पर एक्स रे स्टार्ट हो जाएगी, कहीं भी कोई गैप नहीं है। दूसरा आता है डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। और डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो यहाँ पे इसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, जहां पर लाइन स्पेक्ट्रम आता है, क्योंकि यहाँ पर लाइंस के फॉर्म में हमें कलर्ड लाइन दिखाई देती है सेपरेट बाय डार्क बैंड्स। हालांकि ये 2 तरह का होता है, एक एमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम के बारे में प्रॉपर्ली, एमिशन स्पेक्ट्रम का लॉजिक ये है कि यदि डिस्चार्ज ट्यूब में हमने गैस भरी और उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कराई पर्टिकुलर वोल्टेज पर, तो वहां से लाइट जो एमिट होती है उसका स्पेक्ट्रम प्रिज्म से पास करने के बाद हम ऑब्टेन करेंगे, दैट इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। इट कंसिस्ट ऑफ कलर्ड लाइंस सेपरेटेड बाय डार्क बैंड्स। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करें कि सनलाइट को हमने पास कराया है किसी भी एक ट्रांसपेरेंट वेसल के थ्रू जिसमें गैस भरी हुई है, और यदि हमने सनलाइट को डायरेक्टली पास कराते हैं वेकेंट वेसल से तो पूरा वहाँ पे विबग्योर मिलता है। लेकिन जैसे ही हम उसके अंदर गैस भर देते हैं तो विबग्योर में से कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ की लाइट गायब हो जाती हैं, और वहाँ पर फिर हमें मिलते हैं डार्क लाइन्स सेपरेट बाई कलर्ड बैंड्स। ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का था। दोनों एक दूसरे को ऐसा लगता है जैसे नेगेटिव पॉजिटिव हो। एमिशन स्पेक्ट्रम में कलर्ड लाइंस डार्क बैंड्स सेपरेट कर रहे हैं उनको, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डार्क लाइंस कलर बैंड सेपरेट कर रहे हैं। इसके समझने के बाद में आपको रदरफोर्ड के मॉडल के ड्रॉबैक समझ में आएंगे। इसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की भी बात करेंगे हम लोग, रेडवर्क फॉर्मूला की भी बात करेंगे। आप अपनी किताब से पढ़ते रहिएगा इसकी, और बाकी जो 11 पास्ट स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं इसके बारे में, लेकिन आप कंटिन्यूटी मेंटेन करिएगा अपनी, जिससे कि आपको ये महसूस ना हो कि अचानक कहाँ पहुँच गए। तो आप देखिएगा कि अब जो स्पेक्ट्रम पढ़ने के बाद में रदरफोर्ड के मॉडल के ड्रॉबैक आते हैं। जब रदरफोर्ड के मॉडल का ड्रॉबैक आता है, रदरफोर्ड एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो फिर आता है बोर मॉडल। बोर मॉडल की बात मैं आपसे करूं तो एक ब्रीफ आइडिया देता हूं बोर मॉडल का आपको, कि बोर के मॉडल ने मेजॉरिटी ऑफ थॉट्स वही लिए थे जो रदरफोर्ड के थे, क्योंकि रदरफोर्ड के मॉडल की उसे कमियां दूर करनी थी, रदरफोर्ड के मॉडल को पूरा फिल नहीं करना था। तो इसमें जो मेन पार्ट आता है न्यूक्लियस का, इसमें वो वही बातें करता है जो कि रदरफोर्ड ने की थी। फिर आता है और यानी कि ये कहता है कि बहुत ही हैवीली डेंस्ड एक छोटा पार्टिकल है पूरे एटम के अंदर, जिस पर टोटल पॉजिटिव चार्ज सिचुएटेड है और ऑलमोस्ट टोटल मास सिचुएटेड है। इसको न्यूक्लियस नाम रदरफोर्ड ने दे रखा था।
ऑर्बिट का मतलब सर्कुलर पाथ्स अराउंड द न्यूक्लियस जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इनको ऑर्बिट कहा गया था, जैसे प्लैनेट्स मूव करते हैं। फिर इसके बाद में इनको नाम दिया गया था एनर्जी लेवल्स भी कहा गया था इनको, और इनके नाम थे KLM, OPQ, इस तरह से 1 2 3 4 ऑर्बिट्स के लिए। एक रेस्ट्रिक्टेड मोशन वाला कंसेप्ट यहाँ पर है। उसका कहना था कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से जहां तहां नहीं घूमेगा, ये अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, या इसका मोशन इतना रेस्ट्रिक्ट है कि केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में घूम सकता है जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू NH/2π के बराबर होगी। आप देखिएगा MER = NH/2π, यानी n यहाँ पर होल नंबर है 1 2 3, 0 नहीं हो सकता ये। तो यहाँ पर H/2π का होल नंबर मल्टीपल होगा, ये रेस्ट्रिक्ट मोशन की बात होती है। और फिर आता है इसके बाद में चेंज ऑफ एनर्जी। यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन किया था एनर्जी जब चेंज होती है, एनर्जी कंटिन्यूसली चेंज नहीं होती, जो रदरफोर्ड के मॉडल को ड्रॉबैक को समझाने के लिए लोगों ने कहा था कि नहीं, उसने कहा था कि एनर्जी यहाँ पर कंटिन्यूसली चेंज नहीं होती। एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन जब चेंज होती है, जब वो जंप करता है फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट, उसमें एनर्जी एमिट होती है, या फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। यानी इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और जब बाहर से न्यूक्लियस तक आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। तो बोर के मॉडल ने बहुत सारी चीज़ें सक्सेसफुली एक्सप्लेन की। स्टेबिलिटी ऑफ एटम भी उसने एक्सप्लेन किया। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का उसने एक्सप्लेनेशन दिया कि वहाँ पर लाइट एमिट होती है, उसकी वजह से पर्टिकुलर लाइंस मिलती हैं, हमें एक पर्टिकुलर एमिशन के लिए पर्टिकुलर लाइन मिलेगी। इस तरह से लाइन स्पेक्ट्रम उसने एक्सप्लेन किया। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं जा रहा हूँ, ये सब आपको अपने आप पढ़ना है। उन्होंने किसी भी इलेक्ट्रॉन में किसी भी ऑर्बिट में एनर्जी को कैलकुलेट किया, और इसके लिए फॉर्मूला ये है E = -2π² me4/n²h²। उसने किसी ऑर्बिट की रेडियस को भी एक फॉर्मूला दिया, वो आता R = n²h²/4π² me²। ये दोनों फॉर्मूला CGS में। यदि हमें इसको MKS में कन्वर्ट करना है तो जहाँ पर E है वहाँ पर हमें K से मल्टीप्लाई करना है, और जितनी E की पावर है उसकी जस्ट हाफ पावर, यानी E4 यहाँ पर तो यह K2 हो जाएगा, और यहाँ पर नीचे E है, यहाँ K नीचे आएगा, क्योंकि पावर 2 है तो K की पावर 1 हो जाएगी। और K का मतलब है 1/4πε0, और K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन × मीटर² पर कूलम स्क्वायर। और ये ε0 जो होता है ये कहलाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू 8.86 × 10⁻⁻12 Fm। ये CGS के फॉर्मूला को MKS में कन्वर्ट करने के लिए, और ये फिजिक्स का कंसेप्ट है, केमिस्ट्री में ज़्यादा यूटिलाइज नहीं होता है। तो इस तरीके से बोर्ड साहब ने बहुत सारी चीज़ें दी। अच्छा, जब उसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में रेडबर्ग कांस्टेंट की बात होती है तो उसकी भी कैलकुलेशन इन्होंने दी, और बताया कि रेडबर्ग के कांस्टेंट की वही वैल्यूज आती हैं जो रेडबर्ग ने खुद ने दी थी। अब बोर के मॉडल की फेलोर भी आती हैं। जब बोर के मॉडल की फेलोर आती है तो फिर हमें एक नए स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर फिर हम लोग बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर, और हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे।